अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर एक सियासी जमात जो कि अपनी सियासी हवस के पीछे पूरे मुल्क की सलामती को दाव पे लगाने पर लगी हुई है, उस जमात की जानिब से कभी 9 मई किया जाता है, यानी अपने ही मुल्क की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर हमला किया जाता है, अपने इदारों के खिलाफ आवाम को यकजा किया जाता है। कभी वही जमात जो है कश्मीर का सौदा कर देती है, कभी वही जमात जो है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बातें करती है, उसके लिए अमली तौर पर आईएमएफ के साथ रुजू करती है, आईएमएफ को बाकायदा तौर पर धमकाती है कि इस मुल्क के साथ किसी भी किस्म का कोई मुआहदा ना किया जाए। फिर वही जमात तरसीलाते ज़र रोकने की बात करती है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की बातें करती है, पाकिस्तान के अंदर जो है एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर ना आने के लिए बातें करती है कि पाकिस्तान की जानिब से कोई एक्सपोर्ट्स ना कीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को मना करती है, इन्वेस्टर्स को मना करती है, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कारी ज़रब लगाती है। ये तमाम हरकतें जो है ये सियासत की हवस जमात ये वो कर रही है जिसको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का लालच है। उसने सिर्फ एक बारगेनिक चिप रखी हुई है कि कोई भी मुल्क के अंदर हादसा होगा, कोई भी अलमिया होगा, कोई भी बैरूनी जारियत होगी, इस तमाम सिचुएशन के अंदर वो अपने सियासी कार्ड से सियासी पत्ते निकाल लेंगे और उसके बाद वो चालें चलना स्टार्ट कर देंगे। फिर वही वाली जमात जो है अपनी जो सियासी चालें हैं, सियासी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, उनके ज़रिए से अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये वो जमात है जिसने इस मौके के ऊपर जब पाक भारत जारियत का एक दौर था और इसके ऊपर जो है दुश्मन पाकिस्तान को ललकार रहा था, पूरी की पूरी कौम अपनी फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई थी। इस तमाम कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एक कौमी सलामती की ब्रीफिंग होती है, तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाता है इसके अंदर, और तमाम के तमाम जो सियासी लीडरान हैं उनसे बाकायदा रिक्वेस्ट की जाती है कि इसके ऊपर एक पेज के ऊपर होना, यक ज़बान होकर दुश्मन को एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ये सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने इससे पहले जो है गजा के मामले के ऊपर भी जब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका भी बायकॉट किया था, ये वही सियासी जमात है जिसे 2019 के अंदर जब बालाकोट स्ट्राइक्स इंडिया ने की थी उसके हवाले से भी इसने जो है तमाम बाकी की जो सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया था। ये वही सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने हमेशा रियासत से ऊपर अपने इक़्तिदार को, अपने वजूद को, अपने मफादात को फौकियत दी, और अब आज इनका चेहरा बुरे तरीके से बेनकाब हो चुका है। मगर इसमें एक उम्मीद की किरण है। हम कुछ ऐसी आवाज़ें भी हम सुनते हैं, सलमान अकरम राजा जैसे कि वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इस तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर कोई भी नहीं निकलेगा। अगर एहतजाज की कॉल दी जाती है तो तहरीक इंसाफ की लब्बैक के ऊपर कोई भी लब्बैक कहने को तैयार नहीं है, कोई भी सड़क पर आने को तैयार नहीं है। इवन तहरीक इंसाफ का कारकुन भी तहरीक इंसाफ के लिए निकलने को तैयार नहीं। आम आवाम की तो आप बात ही ना कीजिए। अच्छा, इसके अलावा भी एक ताज़ा हवा का झोंका इस जमात के अंदर फवाद चौधरी की फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली बहुत ज़बरदस्त एक बयान दिया। वो कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान जो कि एक इस वक्त उनके बकौल एक गैर जमहूरी मुल्क है, नो डाउट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो अभी अपना सफ़र जारी रखे हुए है, अभी बहुत कुछ है जो कि इम्प्रूव होना है। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं इसके अंदर जो एक निज़ाम चल रहा है, एक गैर जमहूरी निज़ाम चल रहा है उनके बकौल, मैं इसके अंदर रह कर स्ट्रगल करने को तरजीह दूंगा बजाय इसके कि मैं एक RSS और हिंदुत्वा रजीम इंडिया के अंदर जाकर जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूं, या RSS के रूल के तहत RSS के राज के अंदर या मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। उसकी बजाय मैं एक गैर जमहूरी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करना जो है वो उसको फौकियत दूंगा। और साथ साथ वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होने का ये वक्त है। इस किस्म की आवाज़ों से पता नहीं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स खौफ हैं, खौफ खाते हैं, क्योंकि जो सच होता है उसकी चमक जो है वो बड़ी रोशन होती है, बड़ी अयां होती है, और जो झूठ होता है वो अपनी आबोताब के बावजूद भी एक दिन अयां हो जाना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर होती है और वाज़ेह तौर पर दुश्मन मुल्क इंडिया को एक मैसेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि गौरी, अबाबील, शाहीन, इन सब के बाद जो है अब्दाली, इसके बाद अब फतह जो है इसका एक तमाचा इंडिया के ऊपर मारा गया है। दुश्मन के ऊपर दाग बिठाने के लिए ये पाकिस्तान के तमाम जो हथियार हैं ये काफ़ी हैं। हम ये देखते हैं कि अब फतह का जो कामयाब तजर्बा किया जाता है, एक तो ये अस्करी क़यादत की एक कमिटमेंट मुल्क के साथ है, उसका मुँह बोलता सबूत है, और इसके साथ साथ जो है ये पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी उसका भी एक बहुत बड़ा ये सर्टिफिकेट है। हम ये देखते हैं कि जो अब अल फतह है इसका साथ जो इस मिशन का जो टेस्ट मिशन है इसका नाम एक्स इंडस
रखा गया है। एक्स इंडस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोड वर्ड है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि अल-फतह से पहले जो अब्दाली वो लॉन्च किया गया था, सरफेस टू सरफेस था अब्दाली भी, और फतह जो है वो भी सरफेस टू सरफेस है। अब्दाली की जो रेंज थी वो 450 किलोमीटर थी, और जो फतह है इसकी रेंज जो है तकरीबन वो भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 120 किलोमीटर है। और ये दोनों जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इनका जो इस टेस्ट एक्सरसाइज का जो कोड नेम है वो एक्स इंडेक्स है। जो एक्स इंडेक्स है इसके अंदर एक मैसेज पिना है कि अगर पाकिस्तान की जो पानी की लाइफ लाइन है उसको रोकने की किसी ने कोशिश की, पानी को हथियार बनाने की किसी ने कोशिश की, तो उसको उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक और भी बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर एक फैक्ट है, वो ये है कि ये जो तमाम मिसाइल जो इन दिनों में टेस्ट किए गए हैं, अब्दाली की बात कर लें, फतह की बात कर लें, ये इंडिया के जो डैम जो पाकिस्तानी दरियाओं के ऊपर बने हुए हैं उनके ऊपर भी ये हमला करने के लिए इनकी जो रेंज है वो इतनी है। ये तमाम के तमाम जो किशन गंगा डैम है, ये बगलियार डैम है, ये तमाम के तमाम इस रेंज के अंदर फॉल करते हैं। ये जो फतह की रेंज है आपको देख रहे हैं या अब्दाली की आप रेंज देख रहे हैं, पाकिस्तान जो है अगर इसका आप दिफाई एतबार से इंडिया के साथ मवाजना करें और चंद दिनों की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखें तो इसके हम ये भी देखते हैं कि टर्की का बहरी बेड़ा खैर सगाली का एक मैसेज देते हैं, बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव था टर्की की जानिब से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट शो करने के लिए। तो टर्की का बहरी बेड़ा जो है कराची में आता है, उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है, और इंडिया जो है वो इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा जो दावे कर रहा था पाकिस्तान को आइसोलेट करने के हवाले से, पाकिस्तान ने दिखा दिया कि उसके साथ दुनिया भी खड़ी हुई है, खत्ते के ममालिक भी खड़े हुए हैं। चूंकि इससे पहले आप देखते हैं कि चाइनीज़ वॉर एनालिस्ट डॉक्टर विक्टर गाओ उन्होंने जो भारतीय चैनल्स के ऊपर बैठ कर किस तरीके से भारतीय मीडिया की बैंड बजा दी। डॉक्टर विक्टर गाओ वाज़ेह तौर पर जो चीनी वॉर एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं, चाइनीज़ टीवी के ऊपर बैठ के वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ चाइना की जो कमिटमेंट है वो अनवेवरिंग कमिटमेंट है, और चाइना हर हाल में इस कमिटमेंट के साथ खड़ा रहेगा। तो डॉक्टर विक्टर गाओ जो है वो ऑब्वियसली अब चाइनीज़ स्टेट की ज़बान बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं या चाइनीज़ लीडिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो तमाम के तमाम जो उनकी पॉलिसी जो है वो एक ही होती है, उनकी ज़बान वही होती है जो उनकी स्टेट की ज़बान होती है। फिर हमने देखा कि जो टर्की है उसका बहरी बेड़ा खैर सगाली का मैसेज देते हुए कराची के बहरी बेड़े के ऊपर जो आता है, कराची में उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। और हम देखते हैं कि जो टर्की है पाकिस्तान डिफेंस कोलैबोरेशन है ये बहुत पुराना है, और इन दिनों में ज़्यादा ये मजीद स्ट्रेंथन हुआ है कुछ अरसे के अंदर। इससे पहले भी हम देखते हैं कि मेलजम प्रोग्राम के तहत भी पाकिस्तान जो है पाक टर्की नेवल कोलैबोरेशन जो है वो बड़ा बूस्टअप हुआ। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो J-10C और उसके साथ PL-15 मिसाइल है, ये भी जो है आलमी नोयत के आलमी तौर पर रिकग्नाइज्ड चाइनीज़ मिसाइल और हथियार ये भी पाकिस्तान के पास है हथियार है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 थंडर, अच्छा ये भी जो है ये भी इस मिसाइल को, ये जो PL-15 मिसाइल है ये भी इसके ऊपर लग सकता है। और इसकी सबसे ज़बरदस्त बात ये कि बियॉन्ड विजुअल रेंज 200 किलोमीटर तक भी मार कर सकता है। यानी कि अगर राफेल त्यारे इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ा जो है वो अटक रहा है ज़्यादा, उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा उसको घमंड है, जिसका हम ऑलरेडी जो है 29 और 30 अप्रैल को उसका सिस्टम जैम कर चुके हैं ऑलरेडी हम, वो भी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मुंह बोलता हुआ सबूत है। वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी J-10C और PL-15 जैसे हथियार जो कि चीनी हथियार और हथियारें हैं और दुनिया के तौर पर जो है आलमी तौर पर जो है रिकग्नाइज्ड हैं, वो भी पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इन यूज़ हैं। और फिर अब ये जब मैं दोबारा अगर जो है इसके ऊपर आती हूँ, जो हमारा जो नेवल कोलैबोरेशन है, तो पाकिस्तान जो एडवांस्ड नेवल वॉरशिप्स जो है वो भी चाइना के साथ और इसके साथ साथ टर्की के साथ जो है उसका कोलैबोरेशन भी कर रहा है अंडर प्रोग्राम। अच्छा, फिर इसके अलावा जो टर्की के साथ हमारा TFX कान, ये 5th जनरेशन वॉर प्लेन्स हैं, और इसके हवाले से भी जो है हमारी जो है टर्की के साथ कोलैबोरेशन जारी है। ये भी पाकिस्तान जो है वो अचीव कर चुका है। फिर पाकिस्तान टर्की के साथ एक और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है प्रोक्योरमेंट की, और इसके अलावा जो है अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स इनके ऊपर भी जो है वो टर्की के साथ पाकिस्तान काम कर रहा है, और इसके अलावा उसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन के ऊपर भी दोनों ममालिक के दरमियान काम हो रहा है। फिर पाकिस्तान जो है सबमरीन मॉडर्नाइजेशन इसके ऊपर भी काम कर रहा है। आप याद रहिए कि पाकिस्तान के पास जो फ्रेंच मेड ऑगस्टा सबमरीन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, और उनके पास ऑलरेडी सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। और फिर हम ऑलरेडी इनको जो है मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। अब चूंकि पाकिस्तान जो है अपना मिसाइल सिस्टम भी अपग्रेड कर रहा है, ये तमाम चीज़ें बताना क्यों ज़रूरी हैं, चूंकि हम एक ऐसे एनिमी को फेस कर रहे हैं कि वो इस कदर डिरेज्ड मॉन्स्टर है। इंडिया एक ऐसा
جنونی قسم کا ایک خطرناک ترین دشمن پاکستان کا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا سے obsessed نہیں ہے. پاکستان ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ انڈیا, لیکن جو انڈیا ہے اس کی تمام جو جنگی جنون ہے, اس کے ڈیفنس اسپینڈنگ ہے, وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پاکستان کے لیے. ہم آپ اس کا ثبوت بھی ہم آپ کو دیتے ہیں, ذرا ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں. ذرا سب سے پہلے جو انڈین آرمی کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کی بات کر لی جائے تو 11 آؤٹ آف 14 کوپس انکلوڈنگ دا فائٹنگ کوپس وہ جو ہیں وہ ویسٹرن بارڈر یعنی کہ جو پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے اس کے اوپر ڈپلائڈ ہے. جو انڈیا نے جو پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد ہے, جو ان کی مغربی سرحد بنتی ہے اور ہماری مشرقی سرحد بنتی ہے, اس کے اوپر تقریباً جو ہے اپنی 14 میں سے 11 کوپس جو ہیں انکلوڈنگ فائٹنگ کوپس جو ہیں وہ یہاں پر ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں. 81% آف انڈین ایئر فورس جو ہے اس کی ساری کی ساری جو ایک کانفیگریشن ہے, اس کے تمام کی تمام جو ٹریننگ ہے, اس کی تمام کے تمام جو اہداف ہیں وہ بھی پاکستان سینٹرڈ ہے. میں 81% انڈین ایئر فورس کی بات کر رہی ہوں. اچھا, پھر اس کے علاوہ 13 کنونشنل اٹیکس کرنے والی جو سب میرینز ہیں, تقریباً جو 13 کنونشنل سب میرینز ہیں وہ بھی پاکستان کی جانب جو ہے وہ ڈپلوائے کی جاتی ہیں. پھر جو دونوں ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں انڈیا کے, جو دونوں کے دونوں ہیں وہ ڈپلوائے کیے گئے ہیں پاکستان کی طرف. جو رخ جس پاکستان کی جانب جو نیول ایئر بیس ہے, جو ان کی جو نیول بیس ہے کروار جس کا نام ہے. اچھا, پھر جو انڈیا کی ڈیفنس اسپینڈنگ ہے وہ تقریباً جو $86 بلین ہے, پاکستان سے تقریباً 9 گنا زیادہ ایز پر سپری. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو S-400 کی جو میجورٹی بیٹریز ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف ڈپلوائے کی گئی ہیں. پاکستان ان کا ٹارگٹ اور نشانہ ہے اگینسٹ پاکستان, وہ بھی ڈپلوائے کی جاتی ہیں. اور 25 سرفیس کامبیٹ شپس وہ بھی پاکستان کی جانب ڈپلوائے کیے گئے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس قدر ڈی رینج مونسٹر ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ فضائل میٹیریل ہے کہ تقریباً 2600 نیوکلیر وار ہیڈز کو وہ جو ہے انریچ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا اینیمی جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, ہماری موجودگی کو وہ تسلیم نہیں کرتا, ہماری اس دنیا میں جو ایک جیوگرافیکل ریالٹی ہے, جو ہماری سوورنٹی ہے, جو ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, اس کو دشمن نہیں مانتا. تو ہم اس دشمن کی انٹینشنز کے اوپر کیسے بیٹھ سکتے ہیں, ہم کیسے جو ہے اس کی کیپیبلٹیز کو نظر انداز کر سکتے ہیں, جب روزانہ RSS بیٹھ کے اور RSS کے ماؤتھ پیسز جو ہے سستے ماؤتھ پیسز گوڈی میڈیا میں بیٹھ کر پاکستان جو کہ ایک ایٹمی ملک خود بھی ہے اس کو مٹانے کی, صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو باتیں کر رہے ہیں, ہم ان کو نیگلیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. مگر اس کے باوجود کچھ ایسے ڈیرینجڈ مورونز پاکستان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے, پاکستان کو پیس پر کام کرنا چاہیے, پاکستان کو ہیومن انڈیکس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ان سے میرا سوال ہے کہ بالکل ان پر کام کرنا چاہیے, مگر ایک ایسا اینیمی جو آپ کے بارڈر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جو کہ آپ کی ایک جیوگرافیکل ریالٹی ہے, مگر وہ آپ کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتا, وہ بار بار آپ کے اوپر جو ہے انویژن کا, اٹیک کا انڈیا دیتا ہے, وہ بار بار آپ کو دھمکاتا ہے کہ ہم ابھی اٹیک کرنے لگے ہیں, وہ دشمن بار بار اپنی تمام کی تمام فوجی قوت آپ کے مشرقی بارڈر کے اوپر لے آتا ہے. وہی والا جو دشمن ہے وہ بار بار اپنے جنگی جنون کے تحت ایک فالس فلیگ ڈرامہ پیریوڈیکلی رچاتا ہے, اس کے بعد تمام الزام آپ کے اوپر دھر دیتا ہے. ایک ایسے دشمنوں کو ہم کیسے نیگلیکٹ کریں جو کہتا ہے 25 کروڑ عوام کو میں بوند بوند پانی کے لیے ترساؤں گا. اس دشمن کو آپ کیسے نیگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ والا دشمن آپ کے ساتھ امن کے ساتھ, چین کے ساتھ بیٹھے گا, آپ کے وجود کو تسلیم کر لے گا, آپ کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائیاں نہیں کروائے گا. ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چائنیز کمٹمنٹ ہے پاکستان کی سولیڈیرٹی کے ساتھ, سوورنٹی کے ساتھ, اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ریجن کے اندر ایک ٹرائی اینگولر میٹرکس جنم لے رہا ہے. ایک جانب جو ہے انڈیا کو ویسٹ کاؤنٹر ویٹ کے طور پر, اینٹی چائنا بلاک کے طور پر جو ہے سیٹ کر رہا ہے, دوسری جانب جو ہے وہ چائنا اور پاکستان ان کی ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر جو چائنا ہے اس کے وجود کو بھی بھارت جیسے جنگی جنون والے مبتلا ملک کے ساتھ خطرہ ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر نہ تو چائنا انڈیا کو نیگلیکٹ کر سکتا ہے, نہ ہی پاکستان نیگلیکٹ کر سکتا ہے. ایون پاکستان کے اندر جو چائنیز ورکرز ہیں ان کی جانیں لینا دہشت گردی کے اندر اپنی پراکسیز کے ذریعے سے, یہ بھی بھارتی مداخلت جو پاکستان کے اندر ہے, پاکستان کو جگہ جگہ سے بلیڈ کرنا, پاکستان کو اتنے زخم دینا, اتنے گھاؤ دینا, یہ بھی تو انڈین اسٹریٹجی ہے. اس کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مگر بیجنگ والے اپنے شہریوں کا جو خون یہاں پر بہتا ہے اس کا حساب اپنے حساب سے لیں گے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان جو ہے وہ بالکل بھی جنگ نہیں چاہتا. ہم پر اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان
पाकिस्तान फ्रंट से लीड करेगा। और इस बार तो पाकिस्तान की जो क़यादत है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस हवाले से। वो क्लैरिटी आपको सिपह सलार आसिम मुनीर साहब की जो दो टोक उनका पैगाम कौम के लिए है, दुनिया के लिए, उसके अंदर नज़र आ जाती है। इवन हम ये भी देखते हैं कि पाक आर्मी की क्रेडिबिलिटी को, उनकी इमेज को ग्लोबली टार्निश करने की कोशिश की जाती है। ग्लोबली उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे सस्ते माउथ पीसेस काम कर रहे हैं जिनके पीछे $1 की बैटरी लगी हुई है, और वो आकर बोलते हैं, वो वही ज़बान बोलते हैं जिनको बताई जाती है। मगर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर भी पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे बूस्ट हो जाती है, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए कितना बड़ा एक टेस्टमेंट आता है, गवाही आ जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत ज़्यादा मोतबर जरीदा, एक बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़त का इदारा, वो बाकायदा तौर पर जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले से पूरी की पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और बाकायदा तौर पर उनकी जो कायदाना बसीरत है उसको खराज तहसीन पेश करता है, और बाकायदा दुनिया को बताता है कि फ्रंट से एक आर्मी चीफ लीड कर रहा है, अपने जवानों के आगे वो खड़ा हुआ है, सबसे पहले जो है वो खड़ा हुआ है अपने जवानों की क़यादत करने के लिए। और वो किसी आरामदेह कमरे में नहीं बैठा हुआ, वो आर्मी चीफ आकर खुद जवानों के साथ जंगी मशकों के अंदर भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद है। डिफरेंट मोर्चों के ऊपर, डिफरेंट महाजों के अंदर अपनी फौज के साथ, वो अपने जवानों के साथ वो खड़ा हुआ है। और ये वो आर्मी चीफ है जो दो कौमी नजरिए के ऊपर बिलीफ रखता है। ये वही दो कौमी नजरिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम जो तनाज़ा था उसका अल्टीमेट सोल्यूशन निकाला गया कि तुम लोग दो कौमें हो, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो ये जो दो कौमी नजरिया, इसके हवाले से भी जो आर्मी चीफ की बसीरत है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बाकायदा इसका भी एतराफ़ किया जाता है। तो अब इंडिया को बाकायदा तौर पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है इंडिया पर हमला नहीं करता, अगर पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बुज़दिल हैं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है या हम कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम प्रैग्मेटिक हैं, हम बावकार हैं, हमारे अंदर ज़ब्त है, हम एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक्टर हैं। लेकिन अगर इंडिया ने हमें ललकारने की कोशिश की तो हम फायर एंड फ्यूरी इंडिया के ऊपर बरसा देंगे, और ये तुम्हारा जो सारा गरूर है ये तारीख के सफ़ों के अंदर जो है मिलकर जलकर खाक हो जाएगा। ये जो हमने अभी नया मिसाइल फतह जिसका तजर्बा भी किया है, ये भी हमारे अज़म का मुजस्मा है। तुम्हारे लिए हमारा यही एक मिसाइल काफ़ी है।